तो वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्योग्राफी एमसीक्यू एनसीईआरटी सीरीज भूगोल शास्त्र बहुविकल्पीय प्रश्न। तो दोस्तों हम लोग एनसीईआरटी की कवरेज कर रहे हैं कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक। इसी क्रम में आज हम लोग कक्षा 7 में हैं, अध्याय नंबर 3, यानी शॉर्ट में अगर बोले तो 7.3। ठीक है फ्रेंड्स, तो टॉपिक है आवर चेंजिंग अर्थ, हमारी बदलती पृथ्वी। अब देखिए ये जो टॉपिक है ना फ्रेंड्स आपका, ये मोस्टली आपका फिजिकल ज्योग्राफी, भौगोलिक, है ना, भौतिक भूगोल शास्त्र के अंदर कवर होता है। फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर ये टॉपिक मोस्टली कवर होता है। इसमें फ्रेंड्स आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में पता चलेगा, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपको पता चलेगा विच यू विल सी आर वेरी मच ऑब्जेक्टिव इन नेचर, विच यू विल सी आर वेरी मच फैक्ट बेस्ड इन नेचर। और इसको समझना काफी आसान होता है बिकॉज ये बेसिकली कॉन्सेप्ट पर रन करता हुआ पूरा का पूरा चैप्टर या पूरा का पूरा टॉपिक है। तो आइए फ्रेंड फिर शुरुआत करते हैं हम लोग। ये है आपका पहला प्रश्न, स्थल मंडलीय प्लेटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये अनियमित आकार के टूटे हुए स्लैब हैं जो पृथ्वी की पपड़ी का निर्माण करते हैं। सही बात है, इरेगुलर होते हैं, ब्रोकन स्लैब्स होते हैं जो कि धरती के क्रस्ट, अर्थ के क्रस्ट, अगर आपको याद हो पिछली कक्षा में अर्थ का क्रस्ट 1% ऑफ वॉल्यूम उसका निर्माण करता है। सही बात है। दे कैरी कॉन्टिनेंट्स एज वेल एज द ओशियन फ्लोर, दे कैरी कॉन्टिनेंट्स एज वेल एज द ओशियन फ्लोर। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अर्थ के क्रस्ट में आप ओशियनिक और कॉन्टिनेंट, याद है आप लोगों को, सियाल और सीमा दोनों होता है। दीज प्लेट्स आर स्टैटिक एंड डू नॉट मूव अराउंड, ये बात गलत है। एक्चुअली फ्रेंड्स जो लिथोस्फेरिक प्लेट होते हैं वो हमेशा मूवमेंट में रहते हैं, हमेशा ही वो मूव करते रहते हैं। व्हाई? बिकॉज ऑफ मैग्मा, बिकॉज ऑफ समथिंग कॉल्ड एज एस्थेनोस्फेयर। ये आपको मैं आगे बताऊंगा, बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो प्लेट्स होते हैं वो हमेशा मूवमेंट में रहते हैं। अगर मूवमेंट में नहीं होते फ्रेंड्स तो आप सोचिए फोल्ड माउंटेन्स का निर्माण कैसे हो पाता है ना। तो कह रहा है करेक्ट स्टेटमेंट चूज करिए, तो 1 and 2 ओनली, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। इनकी मूवमेंट कोई बहुत फास्ट नहीं होती है फ्रेंड्स, दे ओनली मूव हार्डली अ फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर बस। बट इतना कम मूवमेंट होने के बावजूद भी इसमें इतनी शक्ति होती है, इसमें इतनी ताकत होती है कि बहुत सारे लैंडफॉर्म्स का निर्माण कर पाते हैं। फ्रेंड्स आपके सामने दो फोटो हैं, पहले लेफ्ट फोटो को देखिए। इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपली वर्ल्ड के सारे लिथोस्फेरिक प्लेट्स को मैंने दिखाने की कोशिश करी है। अगर आप अपने प्यारे भारत को लोकेट करें तो ये रहा हमारा इंडिया। ठीक है, आप देखिए कितने सारे प्लेट्स हैं यहाँ पे। इंडिया प्लेट अपने आप में एक छोटा सा प्लेट है, उसके अलावा आपका अफ्रीकन प्लेट है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, साउथ अमेरिकन प्लेट है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है। आप यहाँ देख सकते हैं फिलिपिनो प्लेट एक छोटा सा प्लेट है, एक बहुत बड़ा प्लेट है आपका पैसिफिक प्लेट भी, है ना। आपको इन सारे प्लेट्स के नाम याद होने चाहिए और इन प्लेट्स की अप्रोक्सीमेट लोकेशन आपको याद होनी चाहिए। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है फ्रेंड्स आपके लिए ये जानना कि जब फोल्ड माउंटेन्स की हम लोगों ने बात करी थी तो उस टाइम पे कौन सा फोल्ड माउंटेन किन दो प्लेट्स की वजह से फॉर्म होता है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कहीं पे भी अगर भूकंप आता है, वोल्केनिक इरप्शन होता है, वहां पे कौन से प्लेट्स हैं ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक, दूसरा फोटो आपके सामने जो है फ्रेंड्स वो बेसिकली ये है कि जो लिथोस्फीयर के जो पार्ट्स हैं उसमें मूवमेंट अगर होता भी है तो क्यों होता है? वो मूवमेंट होता है फ्रेंड्स बिकॉज ऑफ मैग्मा। मैग्मा से ऊपर की ओर उठता है फिर नीचे की ओर आता है, तो अप्रोक्सीमेटली सर्कुलर फॉर्म में मैग्मा मूवमेंट करता रहता है और इसकी वजह से ये आपके लिथोस्फेरिक प्लेट्स की मूवमेंट होती है। ठीक है, इज इट क्लियर? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम लोग। अगला सवाल है फ्रेंड्स, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मूवमेंट ऑफ मोल्टेन मैग्मा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर नॉट करेक्ट। ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। अब यहाँ पे तो मैंने नॉट को बड़े बड़े शब्दों में कैपिटल करके लिख दिया, बट यूपीएससी या स्टेट पीसीएस नहीं लिखेगी। तो आपको वहां पे ध्यान रखना होगा कि आप जो पढ़ रहे हैं, जो आपके आंखों के सामने है, क्या वही चीज आपके दिमाग में जा रहा कि नहीं जा रहा। आपके सामने नॉट करेक्ट लिखा है या करेक्ट लिखा है, ये पढ़ने की जिम्मेदारी आपकी है। आपको इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपसे ऐसी गलती ना हो। ठीक है, नॉट करेक्ट। मोल्टेन मैग्मा, पिघले हुए मैग्मा की गति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन से कथन सही नहीं है। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट। अब ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन ये आपके आंसर में नहीं आ सकता। इट मूव्स इनसाइड द अर्थ इन अ सर्कुलर मैनर, आपने जस्ट अभी देखा, ऑलमोस्ट सर्कुलर।
इट मूव्स अपवर्ड व्हेन वार्म एंड सिंक्स व्हेन कूल्ड। बिल्कुल सही बात है। तो ये तीनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, लेकिन करेक्ट आंसर क्या होगा? जो स्टेटमेंट्स करेक्ट नहीं है, तो हेंस डी विल बी योर आंसर बिकॉज ऑल दीज थ्री स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक है, ए नहीं होगा, ये डी हो जाएगा बिकॉज ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर राइट। स्टेटमेंट 1 मोल्टेन मैग्मा की मूवमेंट होती है, स्टेटमेंट 2 सर्कुलर मैनर में होता है, स्टेटमेंट 3 कि जब मैग्मा जब गर्म होगा ना तो ये ऊपर की ओर उठता है और जब ये ठंडा होगा तो नीचे की ओर आता है और फिर अगेन बैक टू सर्कल लाइक दिस। तो अप्रोक्सीमेटली सर्कुलर मूवमेंट होता है मैग्मा का, जब गर्म होगा ऊपर की ओर उठेगा, ठंडा होगा नीचे की ओर आएगा एंड द सर्कल विल जस्ट गो अबाउट इट। ठीक है, अच्छा अब फ्रेंड्स आपके पास यहाँ पे एक मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। अब आप यहाँ पे देखिए, ये आपका कॉन्टिनेंटल प्लेट है और यहाँ पे आपका ओशनिक प्लेट है। ठीक है, तो आप ध्यान ये दीजिएगा कि जो मैग्मा का पूल है यहाँ पे रेड कलर से दिखाया गया है, ये जो मैग्मा का पूल जब नीचे की ओर आएगा तो अपने साथ ओशनिक प्लेट को नीचे की ओर खींच कर लाएगा। ठीक है, तो ये दोनों प्लेट के बीच में जो कॉलिजन हो रहा था, उस कॉलिजन में मैग्मा का रोल ये है कि वो ओशनिक प्लेट को नीचे की ओर खींच कर लाएगा। ओशनिक प्लेट नीचे की ओर जाएगा और कॉन्टिनेंटल प्लेट धीरे धीरे ऊपर की ओर उठेगा। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है जो कि आपका ओशनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट का इंटरफेस पर है, दैट इज कॉल्ड एज योर सबडक्शन जोन। ये वर्ड आपके लिए नया है, आप इसको याद रखिएगा। उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग ट्रेंच भी कहते हैं और उस पूरे एरिया को हम लोग कहते हैं सबडक्शन जोन। ठीक है, हो सकता है किसी एग्जाम में आपसे पूछ दे सबडक्शन जोन का मतलब क्या होता है, तो आपको ये टर्म पहले से पता होना चाहिए। नेक्स्ट आइए फ्रेंड्स तीसरे सवाल के ऊपर। पृथ्वी के गति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक्चुअली गति नहीं, जो अर्थ के मूवमेंट इनसाइड जो होता है उसके ऊपर है। कोई बात नहीं, जैसा क्वेश्चन है वैसे ही चलते हैं। विथ रेफरेंस टू अर्थ्स मूवमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ टू कॉजेटिव फोर्सेस। सही बात है। एंडोजेनिक फोर्सेस आर सरफेस फोर्सेस। नो। एक्सोजेनिक सर्फेसेस एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ। नो। एंडोजेनिक नाम से ही लगता है कि अंतर्जात बल, तो वो जाएगा इंटीरियर में। एक्सोजेनिक नाम से ही लगता है बहिर्जात बल, तो वो जाएगा आपका सरफेस या फिर एक्सटीरियर में। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके रॉन्ग है। पहला स्टेटमेंट आपका सही है कि अर्थ की जो मूवमेंट्स होते हैं या इनसाइड अर्थ जो भी मूवमेंट होता है उसमें दो तरह के फोर्सेस या दो कैटेगरी होते हैं, एंडोजेनिक, एक्सोजेनिक। ठीक है, अंतर्जात, बहिर्जात। करेक्ट कौन सा नहीं है पूछ रहे हैं आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। तो 2 and 3 will be your correct answer. ऑप्शन ए विल बी योर आंसर, क्योंकि पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स देखिए, इस क्वेश्चन में आंसर गेस करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एंडोजेनिक, एक्सोजेनिक नाम से ही आप गेस कर सकते हैं क्या मतलब निकल रहा है। ठीक है, ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि यही दो फोर्सेस होते हैं जो कि अर्थ के मूवमेंट की वजह बनते हैं, नॉट आउटसाइड ऑफ द अर्थ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द अर्थ रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, आई एम टॉकिंग अबाउट द मूवमेंट्स व्हिच हैपन इनसाइड द अर्थ। इस क्वेश्चन में अगर आप चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं अर्थ मूवमेंट इनसाइड द अर्थ। और इनसाइड द अर्थ का मतलब अर्थ के सरफेस को भी कंसिडर कर लिया गया। अच्छा, अब आपको फ्रेंड्स यहाँ पे ये चीज पता होनी चाहिए, ये मैंने एनसीईआरटी से स्पेशली आपके लिए एक स्क्रीनशॉट लगाया है, आप इसको जरा ध्यान से देखिए। ये टेबल आपको हमेशा याद होना चाहिए। अर्थ मूवमेंट्स दो तरह के होते हैं, एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक। एक्सोजेनिक जो फोर्सेस होते हैं उनका काम होता है इरोजन एंड डिपॉजिट करना। इरोजन का मतलब क्या होता है? वेदरिंग के बाद जब छोटे छोटे पार्टिकल्स बचते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करना, दैट इज कॉल्ड एज इरोजन। और डिपोजिशनल का मतलब क्या होता है? उनको कहीं जाकर डिपॉजिट कर देना, यानी कहीं पे उनको इकट्ठा करके रख देना। अब ये काम नदी कर सकती है या फिर इन जनरल आपका वाटर का कोई भी फोर्स हो वो कर सकता है। वो टाइड भी कर सकता है, सी वेव भी कर सकता है। ठीक है, विंड कर सकता है, सी वेव कर सकता है, इवन ग्लेशियर्स भी कर सकते हैं। ठीक है, इफ यू लुक एट द एंडोजेनिक फोर्सेस, अगेन इनके दो कैटेगरी होते हैं, वन इज कॉल्ड सडन फोर्स, नेक्स्ट इज कॉल्ड एज डायस्ट्रोफिक फोर्स।
सडन फोर्स डायस्टोपिक फोर्स के बीच का डिफरेंस क्या होगा फ्रेंड्स? डिफरेंस ये है कि सडन फोर्सेस जो हैं ये अपना काम बहुत जल्दी बहुत कम टाइम में करते हैं, लाइक अर्थक्वेक, लाइक वोल्केनो, लाइक लैंड स्लाइड्स। यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। कई बार लोगों को लगता है कि लैंड स्लाइड जो है वो एक्सोजेनिक फोर्स की वजह से होता है। नहीं, लैंड स्लाइड होता है आपका बिकॉज ऑफ एंडोजेनिक फोर्सेस। तो आप इस लैंड स्लाइड वाले पॉइंट को जरूर याद रखिएगा, यहाँ कई बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। सुनने में लगता है कि लैंडस्लाइड तो आउटसाइड ऑफ अर्थ सरफेस होता है, तो मे भी शायद कोई एक्सोजेनिक फोर्स करता हो। नो, इट इज कॉज बिकॉज ऑफ एंडोजेनिक फोर्सेस ओनली। और डायस्ट्रोफिक फोर्सेस क्या होते हैं? वो फोर्स जो अपना काम धीरे धीरे करते हैं, ठीक है, जैसे कि पहाड़े बनाना, बिल्डिंग ऑफ माउंटेन्स, ऑल्सो कॉल्ड एज ओरोजेनिक फोर्सेस, ऑल्सो कॉल्ड एज ओरोजेनिक फोर्सेस। अब फ्रेंड्स आपके लिए फिर से मैं इस चीज को समराइज करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एंडोजेनिक, एक्सोजेनिक दो तरह के फोर्स होते हैं, ठीक है। एंडोजेनिक फोर्स वो जो धरती के अंदर से उत्पन्न होता है, एक्सोजेनिक फोर्स वो जो कि धरती के सरफेस पर या धरती के आउटसाइड में उत्पन्न होता है, ठीक। एंडोजेनिक फोर्सेस जो हैं उसमें अगेन दो कैटेगरी होते हैं, सडन एंड डायस्ट्रोफिक। एंडोजेनिक फोर्सेस जो हैं वो मोस्टली बिल्डिंग ऑफ लैंडफॉर्म से काम करते हैं। एक्सोजेनिक फोर्सेस इरोजन एंड वेदरिंग का काम करते हैं। ये डिफरेंस है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अर्थ एक ऐसी जगह है जहां पर कि सदियों से, अनंत काल से एंडोजेनिक फोर्सेस माउंटेन्स बिल्ड कर रहे हैं और एक्सोजेनिक फोर्सेस माउंटेन्स को काट काट के छोटा कर रहे हैं। समझ गए? बिल्कुल सिंपल हिंदी में इसका मतलब यही होता है। वर्ड ओरिजिन आप देख लीजिए, एंडो मीन्स इनसाइड, एक्सो मीन्स आउटसाइड, ठीक है। नेक्स्ट सवाल के ऊपर आते हैं। With reference to the endogenic forces, which of the following statements are correct? ध्यान दीजिएगा, एंडोजेनिक अंतर्जात बलों के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? They are composed of sudden as well as diastrophic forces. आपने जस्ट देखा अभी। Sudden forces are constructive, whereas diastrophic forces are destructive. No. Sudden force का एग्जाम्पल क्या होगा? अर्थक्वेक, वोल्केनो। क्या ये कंस्ट्रक्टिव होते हैं? नो, ये तो डिस्ट्रक्टिव होते हैं। और डायस्ट्रोफिक फोर्सेस का एग्जांपल क्या होगा? जैसे कि आपके जब प्लेट्स के बीच में कॉलिजन हो रहा हो, दैट इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ डायस्ट्रोफिक फोर्सेस, दे आर कंस्ट्रक्टिव। तो यहां पे हमने सिंपली वर्ड्स को इंटरचेंज कर दिया था, अदरवाइज स्टेटमेंट बिल्कुल सही होता। डायस्ट्रोफिक फोर्सेस आर इन्वॉल्व्ड इन अर्थक्वेक्स व्हेयरएज माउंटेन बिल्डिंग इज कैरिड बाय सडन फोर्सेस। रॉन्ग। हमने जस्ट अभी देखा कि डायस्ट्रोफिक फोर्सेस विल डू माउंटेन बिल्डिंग whereas sudden forces will do earthquakes. तो कह रहा है करेक्ट कौन सा है? तो वन ओनली विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। सिंपल है फ्रेंड्स। आपको जो मैंने दिखाया था पिछले क्वेश्चन के वैल्यू एड ऑन वाले कंटेंट में, मैंने जो आपके सामने स्क्रीनशॉट लगाया था एनसीईआरटी बुक से, अगर आपने उसको ध्यान से देखा होगा, ये क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत इजी होगा। नेक्स्ट आइए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट? ध्यान से देखिए कौन कौन से कथन गलत हैं, ठीक है। इरोजनल एंड डिपोजिशनल एक्टिविटीज आर कैरीड आउट बाय एंडोजेनिक फोर्सेस। एब्सोल्युटली रॉन्ग। आपने जस्ट देखा था उस स्क्रीनशॉट में जो एनसीईआरटी बुक से लिया था मैंने। एंडोजेनिक फोर्सेस क्या करते हैं? माउंटेन बिल्डिंग करेंगे या फिर वो सडन डिस्ट्रक्शन करेंगे। जो एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं दे कैरी आउट द वर्क ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन। तो ये स्टेटमेंट हो गया आपका रॉन्ग। लैंडस्लाइड्स आर कैरिड आउट बाय एक्सोजेनिक फोर्सेस। यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं, ऑलमोस्ट एवरीवन गेट्स कंफ्यूज्ड हियर। व्हाई? उनको लगता है कि लैंडस्लाइड जो है एक्सोजेनिक फोर्स की वजह से होता होगा, छोटी सी बात है, क्योंकि उनको लगता है कि अर्थ को एक बहुत बड़ी बात है तो उसमें एंडोजेनिक फोर्स होते हैं, लैंडस्लाइड छोटी बात है, एक्सोजेनिक फोर्स होते होंगे। कुछ हद तक ये बात सोचना सही भी है, बट एक्चुअली में है ये गलत। लोगों को लगता है कि लैंडस्लाइड यानी कि भूस्खलन क्यों होता है? बारिश हो गई इसलिए हो गया, है ना। बट लैंडस्लाइड्स आर कैरिड आउट बाय एंडोजेनिक फोर्सेस ओनली। दोनों स्टेटमेंट आपके गलत हैं। पूछ रहा इनकरेक्ट कौन सा है, तो बोथ 1 and 2 आर योर इनकरेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। अच्छा, आपके सामने फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे कुछ टर्म्स को एड ऑन करने के लिए आपके नॉलेज में यहाँ पे लिखा है। ये जो टर्म्स है ना, ये सारे के सारे आपके डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंडस्लाइड हैं। भूस्खलन के अलग अलग आप कह सकते हैं प्रतिरूप है, जैसे कि अर्थ फ्लो,
ठीक है। एक हो गया आपका मड फ्लो, डेब्रिस एवलांच, रॉक फॉल, रोटेशनल स्लम्प। इन टर्म्स को मैंने इसलिए रखा है क्योंकि हो सकता है कि यूपीएससी या स्टेट पीसीएस किसी एग्जाम में आप में से के लोग कंफ्यूज हो जाए इनमें से किसी एक टर्म को पहली बार देखकर। आपको पता होना चाहिए कि जो टर्म कुछ भी लिख रहे हैं, मड फ्लो, अर्थ फ्लो, स्लम्प वगैरह, ये सब है बेसिकली लैंडस्लाइड, भूस्खलन के अलग अलग प्रतिरूप है और कुछ नहीं। क्लियर है? ओके। अच्छा, दूसरा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे अगेन एक फोटो बनाया है। ये जो फोटो इसमें दिखाना चाहता हूं आपको कि नदी कैसे डिपोजिशन और इरोजन करके चलती है। जरा आप ध्यान दीजिएगा, अगर नदी का बहाव इस तरह से होगा ना, तो जरा इस वाले पार्ट को ध्यान से देखिए, इस वाले पार्ट को ध्यान से देखिए। ये जो सेकंड एरो है, यहाँ पे नदी का जो पानी है वो यहाँ बहुत तेजी से निकल रहा होगा, ठीक है, और नदी का जो पानी यहाँ पे है धीरे धीरे निकल रहा होगा, ठीक है। मैं आपको थोड़ा और क्लैरिटी के लिए डिफरेंट कलर यूज कर लेता हूं। लेट अस से आई विल यूज ग्रीन, ठीक है। अब ये जो आप क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं पॉइंट ए से लेके बी तक, इस वाले क्रॉस सेक्शन में, इस वाले क्रॉस सेक्शन में आप पानी के दो साइड को देख रहे हैं, एक ब्लैक साइड, एक ग्रीन साइड, ठीक है। ग्रीन साइड वाला जो पानी है ना, उसकी स्पीड ज्यादा है और वो आपका कनकेव शेप में कट के जा रहा है, ठीक। तो ग्रीन वाली साइड पे ना इरोजन होगा क्योंकि पानी बहुत तेजी से जा रहा है, और ब्लैक वाले साइड पे पानी की स्पीड कम है तो वहां पे डिपोजिशन होगा, ठीक है। अब आप जरा इस वाले एरो के ऊपर आइए फिर। अब इस वाले एरो में अगर आप देखेंगे तो यहां ऊपर पानी की स्पीड तेज होगी तो वहां पे आपका इरोजन होगा, और नीचे पानी की स्पीड कम होगी तो वहां पे आपका डिपोजिशन होगा। अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं कहां कहां पे इरोजन, कहां कहां पे डिपोजिशन हो रहा है। आपको ये फिगर अगर नहीं समझ में आ रही है फ्रेंड्स, तो आप ज्यादा कुछ मत करिए, आप बस ये सोचकर चलिए कि पानी जिस तरफ से ज्यादा तेजी से जा रहा होगा, ठीक, वहां पे होगा उसका इरोजन, और जहां उसकी स्पीड हो जाएगी कम वहां पे होगा उसकी वजह से डिपोजिशन। बस अगर आप इतना समझ पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इसी डायग्राम में एक दो बार इसको फिर से देखें, कोशिश करें आंखें बंद करके याद करने की, आपको याद हो जाएगा, इसके बाद आपसे कभी गलती नहीं होगी, ठीक। अच्छा, ये तो पहला जो फोटो है, ये मान लीजिए कि आप नदी के ऊपर हेलीकॉप्टर से देख रहे हैं। मान लीजिए अगर आपको क्रॉस सेक्शन देखना हो नदी का, तो आप वहां भी देख सकते हैं कि नदी अगर ऐसे बाहर की ओर अगर आ रही है, यहां से इट इज कमिंग आउटसाइड लाइक दिस, तो वो अपने एक बैंक पे डिपोजिशन करेगी और दूसरे बैंक पे इरोजन करेगी। वो इरोजन किस बैंक पे करेगी? जहां पर उसकी स्पीड ज्यादा है। डिपोजिशन किस बैंक पे करेगी? जहां पर उसकी स्पीड कम। ओके, आइए नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं हम लोग। अगला सवाल आपका, एंडोजेनिक फोर्सेस बिल्डिंग माउंटेन्स, एब्सोल्युटली करेक्ट। एक्सोजेनिक फोर्सेस इरोजन एंड डिपोजिशन, एब्सोल्युटली करेक्ट। डायस्ट्रोपिक फोर्सेस वोल्केनोज, रॉन्ग। क्यों? क्योंकि डायस्ट्रोपिक फोर्सेस होते हैं आपके स्लो टू एक्ट, वोल्केनोज होता है बिकॉज ऑफ सडन एंडोजेनिक फोर्सेस। तो करेक्ट कौन सा हुआ इसमें? 1 और 2, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, सिंपल सवाल है, अगर आपको स्क्रीनशॉट याद है आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एजेंट्स ऑफ एक्सोजेनिक फोर्सेस? रिवर होगा, विंड होगा, सीवेव होगा, ग्लेशियर भी होगा। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे बहिर्जात बल हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे सरफेस के ऊपर एक्ट करते हैं। इनमें से कोई भी फोर्स ऐसा नहीं जो कि सरफेस के अंदर यानी कि धरती के अंदर एक्ट करता हो। हेंस ऑल फोर आर करेक्ट। करेक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ देम, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सिंपल सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग मैग्मा चेंबर। मैग्मा चेंबर इज लोकेटेड इन द मैंटल। ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया था आपको फ्रेंड्स कि धरती के 3 लेयर होते हैं, क्रस्ट, मैंटल, कोर। हालांकि बीच में लिथोस्फीयर भी आता है, बट ब्रॉडली क्रस्ट, मैंटल एंड कोर 3 लेयर होते हैं। मैग्मा चेंबर क्या होता है फ्रेंड्स? मैग्मा चेंबर होता है कि जो वोल्केनिक माउंटेन है उसका पूरा का पूरा मैग्मा कहां पे लोकेटेड है? इट इज कॉल्ड एज मैग्मा चेंबर, एंड मैग्मा चेंबर इज इंडीड लोकेटेड इन द मैंटल। क्यों? क्योंकि अर्थ का क्रस्ट तो वैसे ही बहुत पतला होता है, मैग्मा चेंबर धरती के काफी नीचे होता है, इसीलिए मैग्मा चेंबर इज लोकेटेड इन द मैंटल। A volcano is accompanied by sudden eruption of lava, ashes and gases. Yes, absolutely correct. तो करेक्ट कौन सा हो गया आपका? Both 1 and 2 is your correct answer. अब आपके सामने फ्रेंड्स मैंने एक फोटो लगाई, जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग।
मैग्मा चेम्बर ये तो आपका मेंटल के अंदर होगा। कभी भी ये मत सोचिएगा कि मैग्मा चेम्बर जो है वो क्रस्ट के अंदर होगा। क्रस्ट की थिकनेस होती है कितनी, 30 से 35 किलोमीटर। मैग्मा चेम्बर बहुत नीचे होता है, क्यों? क्योंकि क्रस्ट तो वैसे भी आपका थिन सॉलिड होता है। मैंटल जो होता है ना फ्रेंड्स, उसका टॉप मोस्ट लेयर सेमी मोल्टन स्टेट में होता है, इट इज कॉल्ड एस्थेनोस्फेयर। वहीं पे होता है आपका मैग्मा चेम्बर। ठीक है। अच्छा, मैग्मा चेम्बर जो है, मैग्मा चेम्बर जो इस पूरे मैग्मा रहेगा, इस मैग्मा को ऊपर आने के लिए एक कोई मेजर रूट मिला होता है, उसे कहते हैं हम लोग मेन वेंट। ठीक है। मेन वेंट से ऊपर बढ़ेंगे ना तो कहीं कहीं पे ब्रांचेस भी हो सकते हैं, दे कैन बी कॉल्ड एज सेकेंडरी वेंट। और जब सबसे ऊपर आएंगे इट इज कॉल्ड एज योर क्रेटर। क्रेटर माउंटेन का वो हिस्सा है जहां से कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लावा आउटफ्लो होता है। जब भी वोल्केनिक इरप्शन होता है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक वेंट के थ्रू ही सारा का सारा मैग्मा, ऐश वगैरह सब बाहर आए। एक मेजर होल होता है, इसका नाम होता है क्रेटर, बाकी सारे आपके सेकेंडरी वेंट हो सकते हैं। अच्छा, यहां से आपका जब वोल्केनिक इरप्शन होगा तो आसमान में क्लाउड बन जाएगा, किस चीज का? डस्ट, रॉक, डेब्रिस, गैसेस, मैग्मा, लावा। लावा टू बी यूज एज ए बेटर टर्म देन मैग्मा, क्योंकि मैग्मा जो एक बार धरती के सरफेस पे आ गया उसे हम लोग कहते हैं लावा। ठीक है। तो ये आपका बहुत ब्रॉड और एक बहुत ही रफ सा मैंने डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम का यूज कब करेंगे? जब आपको वोल्केनिक माउंटेन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा इन सब्जेक्टिव पेपर, आप इस रफ डायग्राम का यूज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, जो वोल्केनिक माउंटेन होता है ना, उसमें एक बार इरप्शन हो गया तो जो क्रेटर से बाहर की ओर निकल गए उसमें से वोल्केनिक ऐश, लावा वगैरह सब, वो ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे हवा में उड़ के बहुत दूर तक चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। बहुत सारे क्या होगा, बाहर निकल के वहीं आसपास गिर जाएंगे। तो जब वो गिर जाएंगे तो वो उस माउंटेन के ऊपर एक और लेयर ऐड कर देंगे। कुछ देर के बाद ठंडा होगा तो एक और लेयर ऐड हो जाएगा। इसी तरह से ओवर 1000 ईयर्स पीरियड ऑफ टाइम बार बार जब वोल्केनिक इरप्शन होगा या बार बार जब वोल्केनिक ऊजिंग आउट होगा तो वो जो लावा है वो उसी माउंटेन के ऊपर अपने लेयर्स को ऐड करता जाएगा। एक तरह से ये माउंटेन बिल्डिंग एक्सरसाइज हो गया, उस माउंटेन की हाइट धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिगार्डिंग अर्थक्वेक्स। भूकंप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, इनकरेक्ट पूछा रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट है कि अर्थक्वेक इज अ वाइब्रेशन क्रिएटेड बाय द मूवमेंट ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट्स। बिल्कुल सही बात है। अर्थक्वेक क्या होता है? बेसिकली भूकंप जब आता है तो देयर इज अ वाइब्रेशन, एंड व्हाई इट इज कॉज्ड? इट इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ द लिथोस्फेरिक प्लेट्स। These vibrations travel outwards from the epicenter as waves. अब देखिए फ्रेंड्स, एपिसेंटर ऑफ फोकस, ये दो पॉइंट होते हैं, दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखिएगा। अर्थक्वेक जब भी आता है ना फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप इस चीज को समझिए कि अर्थक्वेक होता क्यों है। ये होता है जब लिथोस्फेरिक प्लेट्स का आपस में कॉलिजन हो जाता है। ठीक है। लिथोस्फेरिक प्लेट्स का आपस में कॉलिजन हो जाता है तो जो अर्थ है उसके ऊपर का लेयर क्या कहलाता है? क्रस्ट। लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या होते हैं? बेसिकली क्रस्ट के पार्ट हैं। आपको याद होगा आज का पहला क्वेश्चन, लिथोस्फेरिक प्लेट्स आर बेसिकली दी पार्ट्स ऑफ क्रस्ट। ठीक है। तो क्रस्ट में अर्थक्वेक का जन्म होता है। क्रस्ट में अर्थक्वेक का जन्म होता है। ठीक है। कब? जब लिथोस्फेरिक प्लेट्स आपस में कोलाइड करते हैं। जब कोलाइड करते लिथोस्फेरिक प्लेट्स आपस में, तो जिस पॉइंट पे वो कोलाइड करते इट इज कॉल्ड एज योर फोकस। ठीक ठीक है। अब क्रस्ट की थिकनेस कितनी होती है? 5 किलोमीटर से लेकर के 35 किलोमीटर तक। तो मतलब इस रेंज ऑफ डेप्थ में कहीं पे भी आपका फोकस हो सकता है। ठीक। अब फोकस पे जब कॉलिजन हुआ उसके बाद जो वाइब्रेशंस होते हैं दे ट्रैवल आउटवर्ड्स लाइक वेव। तो फोकस से निकला हुआ वेव जब सबसे पहले अर्थ के सरफेस पे पहुंचता है तो जिस किसी पॉइंट पे पहुंचेगा इट इज कॉल्ड एज योर एपिसेंटर। तो एपिसेंटर इज द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस वेयर द अर्थक्वेक्स अराइव्स फर्स्ट। ठीक। तो फोकस क्या हो गया? फोकस वो जगह अर्थ के क्रस्ट में, यानी कि सरफेस से थोड़ा सा नीचे, जहां पर कि अर्थक्वेक का जन्म होता है। और एपिसेंटर क्या हो गया? एपिसेंटर हो गया आपका वो पॉइंट जो कि आपका फोकस के ठीक ऊपर अर्थ के सरफेस पे होता है। ठीक। तो सवाल है कि दीज वाइब्रेशंस ट्रैवल आउटवर्ड्स फ्रॉम एपिसेंटर एज वेव्स।
अब देखिए, फोकस पे अर्थक्वेक का जन्म हो गया, ठीक, वहां से कुछ वेव्स प्रोड्यूस हुए, वो वेव पहुंचेंगे आपके सरफेस के ऊपर, सरफेस के ऊपर जैसे ही पहुंचेंगे तो जो पहला पॉइंट जहां वो स्ट्राइक करेंगे इट इज कॉल्ड एज योर एपिसेंटर। क्लियर? ओके। तो फोकस से निकला हुआ वेव जब पहली बार अर्थ के सरफेस पे पहुंचेगा, उस पहले पॉइंट को हम लोग कहते हैं एपिसेंटर। एपिसेंटर से अगेन वो वेव्स किसी और फॉर्म में अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है कि वाइब्रेशंस ट्रेवल आउटवर्ड्स फ्रॉम द एपिसेंटर एज वेव। कुछ लोगों को डाउट होता है कि सर यहाँ पे अगर फोकस लिखते तो क्या होता। अगर आप लिखेंगे कि दीज वाइब्रेशंस ट्रेवल आउटवर्ड फ्रॉम फोकस एज वेव्स, तो वो स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही होता और ये भी आपका बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, क्योंकि वेव्स तो एक्चुअली में निकलते फोकस से ही है, लेकिन फिर वो एपिसेंटर पे आकर के किसी और फॉर्म में रिलीज होते हैं। फोकस से वो निकलते हैं एज प्राइमरी वेव एंड सेकेंडरी वेव, और जब वो एपिसेंटर पे आते हैं देन दे बिकम लव वेव एंड रेलिक वेव। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट सही हो गया आपके। नेक्स्ट है, एपिसेंटर इज द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट्स। नो, इट इज फोकस। फोकस इज द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट्स। Epicenter is the place on the surface from where the movement of the surface starts. ठीक है, the place above the epicenter on the earth surface is called focus. गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, क्योंकि फोकस के ऊपर एपिसेंटर होता है, नॉट वाइस वर्सा। फिफ्थ स्टेटमेंट, the strength of earthquake increases as the distance from the epicenter decreases. सही बात है, आप जितना क्लोज जाएंगे एपिसेंटर के उतने ही जोर से भूकंप का आपको अनुभव होगा। तो फ्रेंड्स, ये सवाल पूछ रहा है कि स्टेटमेंट इनकरेक्ट कौन से हैं, तो स्टेटमेंट नंबर 3 and 4 आर यू इनकरेक्ट, हेंस योर ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल के ऊपर आते हैं। एक बार आप चाहें तो आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं आपके सामने। फ्रेंड्स, मैंने अर्थक्वेक का एक एनाटॉमी रखा है कि आपको क्लियर हो कि अर्थक्वेक कैसे प्रोड्यूस होता है। देखिए, फोकस जो होता है इसका एक और नाम होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज योर हाइपोसेंटर। इट इज द पॉइंट विद इन द अर्थ्स क्रस्ट फ्रॉम वेयर द अर्थक्वेक रप्चर स्टार्ट्स। अर्थक्वेक का जन्म फोकस के ऊपर होगा। ठीक है, जैसे ही जन्म होगा ना, सिस्मिक वेव्स ट्रांसमिट होना शुरू हो जाएंगे। ये सिस्मिक वेव्स यहाँ पे मैंने ये मैरून कलर के सर्कल से दिखाया है। ये सिस्मिक वेव्स जिस पॉइंट पे सबसे पहले पहुंचते हैं अर्थ की सरफेस पे, दैट इज कॉल्ड एज योर एपिसेंटर। और एपिसेंटर नॉर्मली फोकस के बिल्कुल ठीक ऊपर होता है। ठीक है, बस बाकी सब कुछ आपका फिजिकल ज्योग्राफी है। फैक्ट आपके लिए ये है कि फोकस पे जन्म होता है अर्थक्वेक का और एपिसेंटर सरफेस पे होता है ठीक फोकस के ऊपर। नेक्स्ट आइए, विथ रेफरेंस टू डिफरेंट अर्थक्वेक वेव्स कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। हाँ, ये अच्छा सवाल है। पी वेव, एस वेव, एल वेव। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको जस्ट अभी समझाया था कि अर्थक्वेक का जन्म कहाँ होता है, फोकस पे होता है। अर्थक्वेक का जैसे ही जन्म होगा ना, फोकस से दो वेव निकलते हैं, एक होता है पी वेव, एक होता है आपका एस वेव। पी का मतलब होता है प्राइमरी, एस का मतलब होता है सेकेंडरी। ठीक है, अब ये वेव जैसे ही पहुंचते हैं अर्थ के सरफेस यानी एपिसेंटर पे, तो अब एपिसेंटर से आगे जो वेव जाते हैं उनका नाम होता है लव वेव। नाम में प्यार है लेकिन बहुत हिंसात्मक होते हैं, सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन तो यही प्रोड्यूस करते हैं, जो घर भर गिरते हैं, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ लव वेव। लव किसी साइंटिस्ट का नाम था, उसने अपने नाम पे रख लिया। और एक और प्रोड्यूस होता है जो कॉल्ड एज रेलिक वेव। तो कहने का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि फोकस पे भूकंप का जन्म होगा, वहां से प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव जनरेट होंगे, वो सरफेस पे पहुंचेंगे एपिसेंटर पे, वहां से आपका लव वेव एंड रेलिक वेव जनरेट होगा। और सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन लव वेव ही करता है। ठीक है, आइए फिर सवाल के ऊपर आते हैं हम लोग। ऑल्सो नोन एज, देखिए पी वेव को कहते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव, एस वेव को बोलते हैं हम लोग ट्रांसवर्स वेव। तो पेयर 1 and 2 आपका रॉन्गली मैच्ड है। एल वेव्स सरफेस वेव होते हैं, ये बिल्कुल सही मैच है। तो करेक्ट मैच इज 3 ओनली, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। आप इसको फॉर अ फैक्ट याद रखिएगा, फर्दर आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा क्लास 11th की फिजिकल ज्योग्राफी के टाइम पे। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो पी वेव है वो ऐसे ट्रेवल करता है, कंप्रेशन एक्सपेंशन, कंप्रेशन एक्सपेंशन। और जो एस वेव है आपका सेकेंडरी वेव, वो दूसरे तरीके से ट्रैवल करता है, बिल्कुल वेवी फॉर्मेट में वो ट्रैवल करता है। अब जब पी वेव एस वेव सरफेस के ऊपर पहुंचते हैं, देन बिकम लव वेव एंड रेलिक वेव। रेलिक वेव जो है वो सर्कुलर वे में ट्रैवल
करता है, और जो आपका लव वेव है ये तो आपका सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन प्रोड्यूस करता है। ये आगे पीछे ऊपर नीचे यानी कि इसमें ट्रांसवर्स भी होता है और लॉन्गिट्यूडनल भी होता है, दोनों तरीके से ट्रैवल करता है। अच्छा, एक आपके लिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ये वाला फोटो रखा है एनसीईआरटी बुक से ही। ये वाली फोटो आपको मैं सिर्फ एक कॉन्सेप्ट यहाँ समझाना चाहता हूँ। आप बस ये देखो कि एपिसेंटर यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ से वेव्स बाहर की ओर निकलेंगे, फोकस कहीं मान लो इसके ठीक नीचे होगा, ठीक। अब धरती 6400 किलोमीटर के रेडियस में फोकस एपिसेंटर के बीच में हार्डली 3 से 30 किलोमीटर के बीच का डिस्टेंस हो सकता है। अब यहां से जो आपके निकलेंगे पी वेव एंड एस वेव, वो हर दिशा में जाएंगे, जैसा कि इस फोटो में दिखाया जा रहा है आपको। अब जरा ध्यान देना कि जो येलो कलर के वेव्स हैं, जो येलो कलर के लाइंस दे आर योर पी वेव्स, और जो ब्लैक लाइंस दे आर योर एस वेव। आपको इस चीज का ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि जो आपका एस वेव होता है ना, वो कभी भी लिक्विड फॉर्म में ट्रैवल नहीं कर सकता। जो एस वेव होता है सेकेंडरी वेव, वो कभी भी लिक्विड मीडियम के थ्रू ट्रैवल नहीं कर सकता। ये आप अपने नोट्स में ऐड कर लो, एस वेव सेकेंडरी वेव कभी भी लिक्विड मीडियम के थ्रू ट्रैवल नहीं कर सकता। अभी आपके लिए इतना जानना बहुत है, फर्दर डिटेल्स में आपको फिर से इसी फोटो के थ्रू क्लास 11th के टाइम पे बताऊंगा। फिलहाल आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लोकल मेथड्स आर एम्प्लॉयड अर्थक्वेक प्रेडिक्शन के लिए? स्टडिंग एनिमल बिहेवियर, सही बात है। स्नेक्स कम आउट टू सरफेस, सही बात है। फिश इन द पॉन्ड्स गेटिंग एजिटेटेड, सही बात है। फ्रेंड्स, कई बार देखा गया है कि अर्थक्वेक आने से पहले एनिमल्स का बिहेवियर अर्थक्वेक आने से पहले कई बार चेंज हो जाता है, तो उसको देख करके हम लोग बता सकते हैं कि अर्थक्वेक आने वाला है। हालांकि ये कोई श्योर शॉट टेक्निक नहीं है, बट इट कैन बी यूज्ड। 2004 की जो सुनामी आई थी फ्रेंड्स, मैंने आपको एक बार होमवर्क भी दिया इसे पिछले क्लासेस में, अगर आपको याद हो। जो जरावा ट्राइब्स हैं अंडमान निकोबार में, वो ट्राइब्स सुनामी अर्थक्वेक होने के पहले लो लाइंग एरिया से चले गए थे अपर लाइंग एरियाज में। वी डोंट नो क्या उनको पहले से पता था या वी डोंट नो, बट उनके साथ ऐसा हुआ था। देखिए, अर्थक्वेक आने से पहले जो आपके एनिमल्स हैं उनका बिहेवियरल चेंज तो नोटिस किया जाता है, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। बट ये हमारे लिए बिल्कुल श्योर शॉट टेक्निक नहीं है पता करने का कि क्या अर्थक्वेक आने वाला है कि नहीं आने वाला है, ठीक। नेक्स्ट आइए। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अर्थक्वेक कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। निम्नलिखित कथनों के ऊपर विचार करें। इट इज मेजर्ड विथ अ मशीन कॉल्ड रिक्टर स्केल। नो, मशीन का नाम होता है आपका सिस्मोग्राफ, ठीक है। मैग्नीट्यूड मेजरमेंट के लिए हम लोग रिक्टर स्केल का इस्तेमाल करते हैं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकंड देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक is measured on seismograph. No, it is measured on Richter scale. Magnitude is measured on Richter scale. The earthquake of magnitude 7 or higher is classified as major earthquake. सही बात है। 6 से ऊपर को हम लोग बिग अर्थक्वेक मानते हैं और 7 से ऊपर को हम लोग मानते हैं मेजर अर्थक्वेक, ठीक है। तो करेक्ट पूछ रहा है, नहीं कह रहा है नॉट करेक्ट, सॉरी नॉट करेक्ट। 1 and 2 ओनली, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपके सामने मैंने 2 फोटो रखे हैं, अब इसको ध्यान से देख सकते हैं। ये जो फोटो है आपका, ये आपका सीस्मोग्राम के थ्रू रिकॉर्ड किया जाता है अर्थक्वेक को, ठीक है। सीस्मोग्राम के थ्रू रिकॉर्ड किया जाता है अर्थक्वेक को। जब कहीं पे भी अर्थक्वेक होता है, सबसे पहले पी वेव पूरी दुनिया के क्रॉस पहुंचते हैं, उसके कुछ देर बाद एस वेव पहुंचते हैं, और जब पी और एस वेव पहुंच गए तो उसके कुछ देर बाद डिस्ट्रक्शन शुरू होता है। इसका नाम होता है सरफेस वेव्स या फिर लव वेव्स, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम लोग। वाटरफॉल्स, एंजल साउथ अमेरिका में है, करेक्ट बात है। नायाग्रा नॉर्थ अमेरिका में है, करेक्ट बात है। विक्टोरिया अफ्रीका में है, करेक्ट बात है। ऑल 3 आर करेक्टली मैच। सवाल पूछा करेक्टली मैच कौन से हैं आपके, तो 1, 2 and 3 ऑल 3 आर करेक्टली मैच्ड। अब आपके सामने फ्रेंड्स थोड़ा वैल्यू एड ऑन, कौन कौन से मेजर वाटरफॉल्स हैं ध्यान दीजिए। नायग्रा, एंजल फॉल्स, हुका फॉल्स इन न्यूजीलैंड, विक्टोरिया फॉल्स इन जाम्बिया, ये आपके कुछ मेजर वाटरफॉल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल के ऊपर आइए। हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड, ऑफ कोर्स इट्स एंजल फॉल्स इन वेनेजुएला।
इसमें कोई डाउट नहीं है। एंजल फॉल जो मैंने आपको दिखाया था इस फोटो में, दिस वन, ये वर्ल्ड का हाईएस्ट वाटरफॉल है। फ्रेंड्स यहाँ 2-3 बातें आपके लिए। पहला तो ये हाईएस्ट वाटरफॉल अबव वाटर सरफेस ऑफ अर्थ है। इसका मतलब ये कहना चाह रहा हूं मैं आपसे कि ये जो हाईएस्ट वाटरफॉल है ये वो है जो कि धरती के सतह के ऊपर है। धरती के सतह के नीचे या पानी की सतह के नीचे एक इससे भी बड़ी ऊंचाई का वाटरफॉल है, आपको उसका नाम पता करना है। ठीक है, तो उसको हम लोग हाईएस्ट नहीं, उसको एक्चुअली डीपेस्ट वाटरफॉल बोलेंगे। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि इंडिया में फेमस वाटरफॉल कौन से हैं, आपको इनका नाम पता करना है। इंडिया के फेमस वाटरफॉल्स कौन से हैं, आपको इनका नाम पता करना है। ठीक है, और इनको आपको इंडिया के मैप के ऊपर मार्कआउट करके अपने पास सेव कर लेना है। नेक्स्ट आइए, जैसे मैंने एक नाम लिखा भी है यहाँ पे, दूधसागर वाटरफॉल्स ऑन मांडोवी रिवर इन गोवा। ठीक है, अच्छा आपके पास मैंने फ्रेंड्स इस फोटो में टॉप 10 हाईएस्ट वाटरफॉल्स ऑफ द वर्ल्ड का मैप दिया है। आप चाहे तो यहाँ पे देख सकते हैं हाइट एंड उनकी लोकेशन को। ठीक है, सारे याद रखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आपको एक हाईएस्ट तो जरूर पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको अगर इंडिया में नहीं है तो क्या कोई एशिया में है? नहीं, एशिया में कोई नहीं है, तो कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक नाम भी जानना बहुत है। नेक्स्ट आइए फ्रेंड्स, वेदरिंग एंड इरोजन, अपक्षय और अपरदन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों के ऊपर विचार कीजिए। वेदरिंग इज ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स ऑन अर्थ सरफेस, सही बात है। इरोजन इज वियरिंग अवे ऑफ लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड, आइस, सही बात है। These two processes are carried by different agents except sea waves. नहीं, sea waves जो हैं, they also do weathering, they also do erosion. आपको मैंने दिखाया था फ्रेंड्स कभी sea caves, sea arches, ये सब कैसे बनते हैं? They are formed because of sea waves only. These agents carry out erosional and depositional activities leading to creation of different land forms. सही बात है। These agents का मतलब विंड, वाटर एंड आइस के बारे में बात की जा रही है। यस दे कैरी आउट इरोजन, यस दे कैरी आउट डिपोजिशन आल्सो, हेंस दे क्रिएट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स। ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट पूछ रहा है तो 1, 2 एंड 4। सिंपल सवाल है फ्रेंड, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है इसमें। आप लोगों का लेवल काफी अच्छा हो चुका होगा अभी तक, इसलिए आपको हर क्वेश्चन डीप पे जाकर एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी आपको कहीं पे कोई भी डाउट आता है, देखिए फ्रेंड्स, एमसीक्यू सॉल्व करने का, प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका है कि ऑलवेज स्टे ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। ठीक है, कई बार ऐसा होता है फ्रेंड्स कि हम लोग एमसीक्यू जब सॉल्व कर रहे होते हैं ना, तो मान लीजिए 2-3 स्टेटमेंट दे रखा है ना, पहला स्टेटमेंट को जैसे ही ट्रू या फॉल्स किया तुरंत नजर चली जाती है ऑप्शंस के ऊपर। ठीक है, कि कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है। ये गलती आप लोग ना करें, आप लोग पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ें। सफिशिएंट टाइम आप लोग को मिलता है हर एग्जामिनेशन में, भले ही वो यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, कि आप पूरे के पूरे क्वेश्चन को ठीक तरीके से पढ़ सकते हैं। आप उसको पहले पढ़ लें, उसके बाद आप ऑप्शंस के ऊपर जाएं। ऑप्शन देखकर स्टेटमेंट को एलिमिनेट तब करें व्हेन यू आर नॉट श्योर कि जो स्टेटमेंट्स दिए हैं उनमें से कौन से सही है कौन से गलत है। इफ यू हैव टाइम एंड पेशेंस, आप स्टेटमेंट्स को पहले ठीक से पढ़ें, उनको टिक या क्रॉस करें, उसके बाद आप ऑप्शन को देखें और आप ये भी देखें करेक्ट पूछ रहा है या फिर इनकरेक्ट पूछ रहा है। ठीक है, ऑलवेज हैव पेशेंस। Arrange the following features in order of their appearance from the beginning of river till it meets the sea. Waterfall erosional है, ये हो जाएगा आपका नंबर 1। ऑक्सबो लेक बीच में कहीं बनेगा और डेल्टा लास्ट में कहीं बनेगा, यानी कि 2, 1 एंड 3। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या क्या चीजें होती है। रिवर जो है उसकी शुरुआत होती है कहीं पहाड़ों में। ठीक है, वो जब शुरुआत होगी उसे हम लोग कहते हैं आपका ओरिजिन फेज। ठीक है, यहां पर रिवर इरोजन ज्यादा करती है। ठीक, उसके बाद बीच में आता है उसका ट्रांजिशन जोन या फिर मैच्योर फेज। यहां पे जो है सो रिवर मियांडरिंग ज्यादा करती है, यहाँ डिपोजिशन भी होता है और इरोजन भी होता है। फिर आपका लास्ट में आता है उसका, जब वो सी से मिलने जा रही होगी, वहां पे उसका डिपोजिशन फीचर ज्यादा होता है, इरोजन ऑलमोस्ट 0 हो चुका होता है। अब इसके पीछे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप बस इतना ध्यान दीजिए कि पानी हाइट से उतर रही है। ठीक है, तो पानी यहां से नीचे की ओर जा रही है। जब ऊपर से नीचे उतर रही होगी पानी, यानी कि अपने ओरिजिन फेज में उसकी स्पीड ज्यादा होगी। जब स्पीड ज्यादा होगी तो बहुत तेजी से नीचे की ओर उतरेगी, इसीलिए आपका वहां पे वो इरोजन ज्यादा करेगी। राइट, वी शेप्ड वैलीज है ना।
और जब ये बिल्कुल अपने माउथ पे पहुंचेगी, यानी कि जब ये जाके मिल रही होगी समुंदर से, तो यहाँ पे इसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा स्लो हो चुकी होती है। तो रिवर के अंदर ये आप कह सकते हैं कि रिवर अब बूढ़ी हो चुकी है, इट हैज कम इन इट्स ओल्ड फेज, इसके अंदर ज्यादा ताकत नहीं बची, तो ये इरोजन नहीं कर सकती, ये बस डिपोजिशन करेगी। तो पहाड़ से लेकर जितने सेडिमेंट से लेकर चली थी, अब ला करके वो डिपोजिशन करना शुरू कर देगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये, आप चाहे तो इसको याद रख सकते हैं। अब आपके लिए फ्रेंड्स, ये जितने टर्म्स लिखे गए यहाँ पे, इसमें आप मैक्सिमम टर्म्स के साथ फेमिलियर होंगे। आपके लिए जो थोड़े अजीब से टर्म है वो ये है, ऑक्सबाउ लेक और डेल्टा। बाकी सब आपके लिए बिल्कुल क्लियर है। ऑक्सबाउ लेक क्या होता है आगे दिखाऊंगा। डेल्टा जो है वो भी आपको एक तरह से सुंदरबन का नाम आपको याद रहेगा, तो यू विल ऑलवेज बी एबल टू रिकॉल कि डेल्टा क्या होता है। तो डेल्टा जो है फ्रेंड्स, वो बस एक डिपोजिशनल फीचर है जो कि रिवर माउथ ऑफ द ओशियन पर जाकर बनाती है। नेक्स्ट आइए, सवाल है कि द फॉलोइंग इज नॉट अ डिपोजिशनल फीचर ऑफ द रिवर। वाटरफॉल, बिकॉज वाटरफॉल इज एन इरोजनल फीचर ऑफ द रिवर। वाटरफॉल जलप्रपात जो है, ये रिवर जब पहाड़ से निकल रही होगी उस टाइम प्रोड्यूस होता है, वहां पर रिवर अपर्दन ज्यादा करती है, डिपोजिशन बिल्कुल नहीं करती। जब रिवर पहाड़ से निकल रही होगी ना, तो यहाँ पे वाटरफॉल्स बनते हैं, यहाँ पे इरोजन ज्यादा होता है, डिपोजिशन तो बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक, नेक्स्ट आइए, सवाल थोड़ा लंबा, आप इसको आराम से पढ़ें और आप बस अगर इसमें इतना समझ सकते हैं कि दीज आर ऑल्सो नोन एज कट ऑफ लेक्स, आंसर विल बी योर ऑक्सबाउ लेक्स। ठीक है, अभी आपको दिखाता हूं क्या चीज होती है। देखिए, आप ये देखिए कि रिवर जो है ऐसे ऐसे फ्लो कर रही है, ठीक है। अब आपको पता है कि रिवर कहाँ कहाँ पे इरोजन करेगी, तो यहाँ पे इरोजन करेगी और यहाँ पे इरोजन करेगी। इरोजन जब कुछ सालों के बाद हो चुका होगा, तो रिवर अब ऐसे फ्लो कर रही होगी। मतलब कि ये दोनों जो पॉइंट थे आपके, पॉइंट ए एंड बी, ये काफी पास आ गए। अब मान लीजिए किसी साल रिवर में बाढ़ आ गई, तो पानी सीधा ऐसे फ्लो कर गया, तो ये जो बीच का जो लैंड था, इसको रिवर लांघ गई। ठीक है, अब जब फ्लड वापस गया, तो ये वाला जो पार्ट है रिवर का, ये वाला पार्ट अब नदी से अलग ही होकर रह गया। अब नदी ऐसे फ्लो कर रही है क्योंकि उसको शॉर्टेस्ट रूट मिल चुका है, तो ये वाला पार्ट जो अलग होकर रह गया, इसे कहते हैं हम लोग ऑक्सबाउ लेक। इसका शेप होता है ऑक्सबाउ शेप का, इसीलिए इसका नाम कहते हैं हम लोग ऑक्सबाउ लेक। अब आपके लिए फ्रेंड्स एक छोटा सा होमवर्क ये है कि इंडिया का सबसे बड़ा ऑक्सबाउ लेक कहां पे है। ठीक है, दूसरा सवाल कि ये जो सबसे बड़ा ऑक्सबाउ लेक है, क्या ये कोई वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है, और अगर है तो किस एनिमल के लिए डेडिकेटेड है, ये आपको पता करना है। ठीक है, और अगर नहीं है वो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, तो उसके आसपास क्या कोई फेमस वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है जो कि किसी एनिमल के लिए डेडिकेटेड हो। आपको इतना हिंट में दे सकता हूं कि मैं एक्वेटिक एनिमल के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल के ऊपर आइए। फ्लड प्लेन्स आर फर्टाइल लैंड, सही बात है। फ्लड प्लेन्स यानी कि बाढ़ के मैदान, ये कहां पे होते हैं, ये होते हैं रिवर के दोनों साइड पे, जब वो बाढ़ के वापस चली जाती है तब। लेवीज, लेवीज आर द रेज्ड बैंक्स अक्रॉस फ्लड प्लेन्स, बिल्कुल सही बात है। लेवीज जो होते हैं ना फ्रेंड्स, बेसिकली होता यह है कि रिवर जब फ्लड लेकर आती है, तो फ्लड में कई सारे सेडिमेंट्स को साथ लेकर के आती है। ठीक है, ये जो सेडिमेंट्स है इनको वो साइड में डिपॉजिट भी कर देती है। ठीक है, वही होते हैं लेवीज आपके। डिस्ट्रीब्यूटरीज आर फॉर्म व्हेन द रिवर ब्रेक्स डाउन इनटू मेनी स्ट्रीम्स व्हाइल अप्रोचिंग द सी, सही बात है। जब नदी समुद्र के पास जा रही होगी ना, तो उसकी स्पीड बहुत कम हो जाती है, तो नदी का पानी जहां तहां भी भागने की कोशिश करता है, लेफ्ट राइट कहीं भी भागने की कोशिश करता है, दैट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटरी। द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम ऑल द डिस्ट्रीब्यूटरीज फॉर्म अ डेल्टा, सही बात है। डेल्टा का मतलब होता है सॉल्ट मार्श, डेल्टा का मतलब होता है एक ऐसा एरिया जो कि रिवर और ओशियन को या सी को आपस में कनेक्ट कर रहा हो, तो डेल्टा इज अ डिपोजिशनल फीचर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, तो नन ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप फिर से देखिए, आपके लिए थोड़ा वैल्यू एड ऑन है यहाँ पे। पहले आप देखिए लेवीज क्या होते हैं। अब देखिए, जो नदी है मान लीजिए नॉर्मली ऐसे फ्लो कर रही थी, लेकिन जब बाढ़ आएगा तो वो अपने बैंक्स के ऊपर से फ्लो करेगी। तो आप सेकेंड फोटो में देख सकते हैं कि जो ब्लू पोर्शन है वो अपने बैंक्स के ऊपर आ गया,
बाढ़ का मतलब यही होता है कि जब नदी अपने बैंक्स को ब्रीच कर दे, दैट इज कॉल्ड एज फ्लड। अच्छा, तो जब नदी अपने बैंक्स को जब ब्रीच करेगी तो नदी हो सकता है कि अपने बैंक पे थोड़ा सेडिमेंट को भी डिपॉजिट कर दे। दिस डिपोजिशन इज कॉल्ड एज योर लेवी, एंड लेवी एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टर अगेंस्ट द फ्यूचर फ्लड्स। क्यों? क्योंकि अब नदी को अपने ब्रांच को लांघने के लिए और ज्यादा हाइट से बाहर निकलना पड़ेगा, मतलब जब और भी ज्यादा पानी होगा तभी वो लांघ पाएगी। तो एक तरह से नदी बाढ़ लेकर आती है, फिर अपने ही फ्यूचर में और ज्यादा बाढ़ लेकर ना आए इसके लिए लेवीज भी बना देती है। ठीक है, फनी वे टू रिकॉल दिस थिंग कि नदी बाढ़ भी लेकर आई और खुद के फ्यूचर में होने वाले बाढ़ से लोगों को बचाने के लिए लेवी भी बना दिया। ठीक, अच्छा फ्लड प्लेन्स क्या होते हैं आपको क्लियर है फ्रेंड्स? फ्लड प्लेन क्या होता है? नदी कहां तक बाढ़ लेकर आती है, दैट इज कॉल्ड एज योर फ्लड प्लेन। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है? अब देखिए नदी यहाँ पहाड़ों से निकली, यहाँ पे कई सारी ट्रिब्यूटरीज होंगी, सवा के मिल गई। जैसे मान लीजिए गंगा नदी गंगोत्री से निकली, अब उसमें आके अलकनंदा मिल गई, यमुना मिल गई, सोन नदी मिल गई एंड सो ऑन। आगे जाकर के जब नदी मियांडर करते हुए यहाँ ओशियन से मिलने जा रही है, यहाँ पे इसकी स्पीड इतनी स्लो हो जाती है कि नदी का पानी कहीं भी दाएं बाएं भागने की कोशिश करता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज योर डिस्ट्रीब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी क्या होता है? जो मेन नदी में आकर मिलती है। डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है? जो मेन नदी से बाहर की ओर ब्रांच आउट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आइए सी वेव्स के रिगार्डिंग। समुद्री तरंगों के संदर्भ में कौन से कथन सही नहीं है, नॉट करेक्ट। ठीक है, सवाल है कि सी केव्स, सी आर्चेज एंड स्टैक्स आर डिपोजिशनल फीचर्स ऑफ सी वेव। रॉन्ग, इट इज इरोजनल फीचर ऑफ सी वेव। बीचेस आर एन इरोजनल फीचर ऑफ सी वेव्स। रॉन्ग, दे आर अ डिपोजिशनल फीचर। बीच क्या होता है? जो गोवा में है, मुंबई में है, चेन्नई में है। व्हाट इज बीच? बीच इज बेसिकली अ सैंडी एरिया व्हिच इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ डिपोजिशन बाय द सी वेव्स। ठीक है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, इनकरेक्ट है। पूछ रहा है नॉट करेक्ट कौन है, तो आपके आंसर होने चाहिए बोथ 1 and 2। ठीक है फ्रेंड्स, आंसर इज डी, स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट। नो, एक सेकेंड, दोनों ही स्टेटमेंट जो है ना आपके इनकरेक्ट है। ये पूछ रहा है नॉट करेक्ट ना, हाँ ये होगा, ये आंसर में मिस्टेक है यहाँ पे, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। आप इसको ऑप्शन नंबर ए लिख लीजिएगा प्लीज। ठीक है, अच्छा अब जो फ्रेंड्स मैंने आपको यहाँ पे एक दो टर्म्स दिखाए, सी केव, सी आर्चेज, सी स्टैक्स, थोड़ा उसको एक बार फोटो फॉर्म में अगर आप देखेंगे ना आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सो प्लीज सी, ये आपका बेसिकली पहाड़ी एरिया है और ये आपका बेसिकली समुद्री इलाका है। तो समुद्र में कई बार सी वेव्स आते हैं, तो सी वेव जब टकराते हैं पहाड़ी इलाके से तो वहां पे इरोजन होगा। इरोजन हो जाने के बाद जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं उन्हें कहा जाता है लाइक सी केव्स, सी आर्चेज, सी स्टैक्स एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखिए सी स्टैक क्या होता है? एक अकेला खड़ा पत्थर का स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एज योर सी स्टैक। ठीक है, अब आपका सी आर्च क्या होता है या सी केव क्या होता है? सी केव का मतलब क्या है? ऐसी गुफा जो कि उस पत्थर में स्थित हो जो कि समुद्र के बिल्कुल सामने है। ठीक, उसे कहते हैं हम लोग सी केव। और सी आर्च क्या होता है? सी आर्च का मतलब होता है कि पानी इतना ज्यादा इरोजन कर चुका है, ये आपको आर पार दिख रहा है, केव के भी आर पार आप देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज योर सी आर्च। बाकी फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो इस फोटो में भी देख सकते हैं सी आर्च एंड सी केव्स को। बहुत सिंपल है, सिंपली इरोजनल फीचर है, इसमें से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट आइए फ्रेंड्स, मोरेन्स आर द इरोजनल डिपॉजिट्स कैरीड आउट बाय ग्लेशियर्स। मोरेन्स जो है ना, यस, ग्लेशियर जब इरोड करते करते अपने साथ रॉक डेब्रिस वगैरह को डिपॉजिट करती, इट इज कॉल्ड एज मोरेन्स। सही बात है, दे आर कंपोज्ड ऑफ रॉक, सैंड एंड सिल्ट। सही बात है, तो करेक्ट क्या हो गया आपका? बोथ आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपके सामने फोटो है, थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। ये जो आप देख रहे हैं ग्रे ब्राउन पोर्शन, ये तो आपका माउंटेन है। ये जो आप देख रहे हैं ग्रीन ब्लूइश पोर्शन, ये आपका ग्लेशियर है, और ग्लेशियर ऐसे नीचे की ओर आ रहा है। ठीक है, ग्लेशियर बहुत ही भारी बर्फ की सिल्ली मान लीजिए, तो वो इरोजन तो करेगी ही करेगी। ठीक, वो जब इरोजन करेगी, जैसे मान लीजिए यहां से इरोजन कर रही है, यहां से इरोजन कर रही है, साइड में भी इरोजन कर रही है। अब ग्लेशियर इरोजन करते हुए धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा है, तो उसने जितना भी सामान इरोड किया, जो भी मलबा
पत्थर वगैरह इरोड किया, उसको अपने साथ लेकर आगे बढ़ेगा, हो सकता है कि वो जाकर के उस मलबे को कहीं पर डिपॉजिट कर दे, हो सकता है अपने ठीक आगे डिपॉजिट कर दे, दैट इज कॉल्ड एज योर मोरेन, और उसमें भी टर्मिनल मोरेन। ठीक है, कई बार हो सकता है कि पत्थर वगैरह मलबा वगैरह ग्लेशियर के नीचे दबा हुआ है, हो सकता है, दैट इज कॉल्ड एज योर मोरेन इन ट्रांजिट। ठीक, इसके अलावा एक और टर्म होता है फ्रेंड्स, इट इज कॉल्ड एज योर लैटरल मोरेन। व्हाट इज लैटरल मोरेन? ग्लेशियर जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उससे 90 डिग्री एंगल पर जितना मोरेन डिपॉजिट, इट इज कॉल्ड एज योर लैटरल मोरेन। कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए ये रहा आपका ग्लेशियर, ठीक है, और ये इस दिशा में आगे की ओर बढ़ रहा है। ठीक, अब ये जो ग्लेशियर है इसके पास जो भी मोरेन होगा उसको वो अपने अगर आगे डिपॉजिट करेगा, इट इज कॉल्ड एज योर टर्मिनल मोरेन। ठीक है, और अगर ये ग्लेशियर अपने साइड में डिपॉजिट करेगा, इट इज कॉल्ड एज योर लैटरल मोरेन। टर्मिनल मोरेन, लैटरल मोरेन, और जो मोरेन अभी रास्ते में, इट इज कॉल्ड एज योर मोरेन इन ट्रांजिट। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं। इट इज एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन डेजर्ट्स। मशरूम रॉक्स आर फॉर्म्ड, इरोड्स लोअर सेक्शन मोर देन अपर सेक्शन। क्या होगा आंसर? विंड्स। डेजर्ट में रिवर का भी इरोजन कर सकता है? रिवर तो होता ही नहीं, ग्लेशियर होता ही नहीं, सी वेव्स होता ही नहीं, तो वैसे भी ऑप्शन क्या बचेगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। मशरूम रॉक ये होता है फ्रेंड्स, अगर आप ध्यान दें इसमें, तो इसमें नीचे का पोर्शन नैरो हो चुका होता है, ऊपर का पोर्शन ज्यादा वाइड होता है, और ये होता है आपका एक फीचर विच इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ इरोजन बाय विंड्स। अब एक क्यूरियस सवाल ये है कि हवा तो हर तरफ चल रही है, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, तो हवा की वजह से अगर इरोजन हो रहा है तो ऊपर वाइड क्यों रह गया और नीचे नैरो क्यों हो गया? देखिए फ्रेंड्स, हवा जब चलती है तो अपने साथ कई सारे डस्ट पार्टिकल्स को साथ लेकर चलती है। जो हवा के अंदर डस्ट पार्टिकल्स है ना, वही आकर यहाँ टकराते हैं किसी रॉक से, तो उसका इरोजन करते हैं। अब जो ये डस्ट पार्टिकल हैं, इसमें जो लाइटर डस्ट पार्टिकल होंगे वो हवा में ऊपर की ओर तैर रहे होंगे, और जो हेवियर होंगे ना वो हवा में नीचे की ओर उड़ रहे होंगे उनके साथ। तो जो हेवियर पार्टिकल है ना वो ज्यादा जोर से स्ट्राइक करता है, इसीलिए नीचे इरोजन ज्यादा होता है। लाइटर पार्टिकल थोड़े हल्के से स्ट्राइक करता है, इसीलिए ऊपर इरोजन कम होता है, इसीलिए मशरूम शेप। ठीक, नेक्स्ट आइए, सैंड ड्यून्स एंड लोएस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया जाए। सैंड ड्यून्स एंड लोएस आर डिपोजिशनल फीचर्स ऑफ विंड। एब्सोल्युटली करेक्ट। Sand dunes consist of fine grains of sand, whereas loess is made up of coarse grains. गलत। Actually, sand dunes होते हैं coarse और loess होता है fine. Large deposits of loess are found in China. Correct. Which of the following statements are incorrect? ध्यान दीजिएगा। Option B, यानी कि 2 only is incorrect. अब देखिए फ्रेंड्स, सैंड ड्यून्स और लोएस दोनों के दोनों होते हैं डिपोजिशनल फीचर। आपके सामने मैंने यहाँ पे ये जो मैप है, इस पर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेजर डेजर्ट एरियाज कहाँ कहाँ पे हैं वर्ल्ड के। ठीक है, इस पर मैं फिर से लौट कर आऊंगा जब मैं आपके डिस्कस करूंगा कि जहां जहां पे डेजर्ट होता है वहां वहां पे कोल्ड ओशियन करंट क्यों मिलता है। जहां जहां पे भी डेजर्ट है उसके वेस्टर्न कोस्ट पे एक कोल्ड ओशियन करंट क्यों मिलता है, बाद में बताऊंगा, लेकिन ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। ठीक, नेक्स्ट फोटो जो है फ्रेंड्स आपके पास, ये आपका बेसिकली लोएस्ट डिपॉजिट को दिखाने के लिए है। सबसे ज्यादा लोएस्ट डिपॉजिट आपके चाइना में मिलते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के। ठीक, ये आपको फॉर अ फैक्ट बिल्कुल पता होना चाहिए। ठीक है, लोएस्ट पे आपका डिपोजिशनल फीचर होता है जस्ट लाइक सैंड ड्यून्स ओनली। लोएस्ट बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं, मोस्टली येलो कलर्ड। ये फ्रेंड्स आपके सामने एक डिफरेंस का मैंने चार्ट बनाया है, डिफरेंस बिटवीन लोएस एंड सैंड ड्यून्स। आप देख सकते हैं कि लोएस में सिल्ट साइज पार्टिकल्स यानी कि बहुत ही फाइन साइज के पार्टिकल होते हैं, जबकि जो सैंड होते हैं ना, सैंड ड्यून्स, उसमें जो पार्टिकल होते हैं दे आर ऑफ कोर्स साइज या दे आर ऑफ लार्जर साइज। लोएस में बहुत सुपर फाइन रेंज के पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ही पतली और छोटे किस्म के पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है,
कोई मेजर अंतर नहीं, बस यही एक मेजर अंतर है इन दोनों का। नेक्स्ट आइए, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स एजेंट्स ऑफ इरोजन। ग्लेशियर की वजह से मशरूम रॉक बनता है? नो। क्या विंड की वजह से ऑक्सबो लेक बनता है? नो। क्या रिवर की वजह से मोरेन बनता है? नो। क्या सीवेव की वजह से क्लिफ बनता है? यस। ठीक है, करेक्टली मैच किया हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 ओनली। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये था हमारा 7.3 कक्षा 7 अध्याय नंबर 3, हमारी बदलती धरती, चेंजिंग फॉर्म ऑफ आवर अर्थ। इस क्लास में फ्रेंड्स मोस्टली आपको फैक्ट बेस्ड और थोड़े लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिले, क्योंकि ये टॉपिक आपका फिजिकल ज्योग्राफी में कवर होता है। तो आप लोगों से फ्रेंड्स मेरी अनुरोध किया है फिर से कि आप लोग चैप्टर को ठीक से पढ़ें, इन एमसीक्यूज को दोबारा ट्राई आउट करने की कोशिश करें, जहां कहीं पे डाउट हो पे नोट्स में इसको प्लीज ऐड करिएगा। इसमें ज्यादा मैप बेस्ड आपको मैं नहीं बता पाया, क्योंकि इसमें टॉपिक्स होते नहीं है मैप के लिए। आगे जब आएंगे तो यस, जैसे डेजर्ट कहाँ पे मिलता है, कोल्ड ओशन करंट्स कहाँ मिलते हैं, ये सारी चीजें बिल्कुल डिस्कस करेंगे। टिल देन प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।